तो वो हमें बोलते थे कि मुझे मेरा इलाज वगैरह मत करो, तुम इंडियन आर्मी से या फिर हमारी गवर्नमेंट से कांटेक्ट करो, उनको बोलो मुझे सुसाइड बॉम्बर की तरह यूज़ करे। मेरी आंखें खुली रहती है या बंद होती है, मेरे सामने उनका वो गोलियों से लगा हुआ और खून से गिरा हुआ जो चेहरा है, वही जो उनका पड़ा हुआ शरीर है, वही मुझे दिखता है। एक 25 साल का लड़का आता है और आपको AK-47 दिखा के बोलता है कि आप बताओ आप हिंदू हो या मुसलमान, और अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो। हमारी सरकार ने हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर किया, उनको हमारी तकलीफ समझ में आई, हम हमारी फैमिलीज की, या फिर वो जो कहते थे मोदी सर की ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। क्या खाना बनाओ ये पूछ के फिर बनाती थी, तो वैसे उनको कैसे भूल पाऊंगी, मैं नहीं भूल पाती। आज 1 साल पूरा हो गया ये घटना के लिए, पर मैं तो वो जो घटना है 22 तारीख की, जो अप्रैल की घटना है, 2:30 बजे का समय था, मैं उसी में हूँ। मेरी आंखें खुली रहती है या बंद होती है, मेरे सामने उनका वो गोलियों से लगा हुआ और खून से गिरा हुआ जो चेहरा है, वही जो उनका पड़ा हुआ शरीर है, वही मुझे दिखता है। और वो घटना मुझे बार बार याद आती है कि मैं उनको हाथ लगाकर आहो आहो उठा ये कह रही थी, आप सांस लो। मुझे नहीं मालूम था कि वो उसी वक्त गए हैं। मैं दिन भर में उसी आशा में थी कि ये शायद बेहोश हो गए हैं, कोमा गए हैं, और शाम को अगर मैं हॉस्पिटल उनको लेके जाएंगे वहाँ, तो फिर वो मुझे हंसकर देखेंगे कि मैं ठीक हूँ करके। मैंने ये घटना उस वक्त एक ही बार हुई है, पर मैं दिन भर में उन्हीं ख्यालों में रहती हूँ। मैं सबसे बात करती हूँ, हंसती हूँ, पर मेरे दिमाग में पीछे में कंटिन्यूसली वही घटना चलती रहती है। उनकी हंसी, उनकी यादें, उनकी बातें, उनका गाना कहना, और उन सब के पीछे मुझे वही चेहरा दिखता है। मैं वहीं पर हूँ और मैं नहीं जानती कि मैं वहाँ से कब निकलूँगी। हमारी सरकार ने हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर किया, उनको हमारी तकलीफ समझ में आई, हम हमारी फैमिलीज की, या फिर वो जो कहते थे मोदी सर की ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, उनको हमारी ये तकलीफ समझ में आई, इसलिए उन्होंने वो ऑपरेशन सिंदूर किया। मैं उसके लिए उनकी बहुत आभारी हूँ कि उनको हमारा ये दर्द समझ में आया। पर मैं उनसे एक दरख्वास्त करूँगी कि ऐसी घटना ही ना घटे। किसी भी औरत पर उसके पति को सामने मरता हुआ देखना बहुत तकलीफ वाली बात है, क्योंकि वो औरत उस वक्त से उसी 1 सेकंड से लेकर विधवा बन जाती है। ये बहुत बहुत तकलीफ वाली बात है। और कैसे भी हो ना, समाज बोलता है ना इसको भी सिंदूर लगाना चाहिए, तो वो जो मैं सबसे सुनती हूँ ना, वो बहुत दर्द देने वाला होता है। घर की पूरी जिम्मेदारी आपकी लड़की के ऊपर आई है, क्या लगता है आपको दैनंदिन जीवन में क्या मुश्किल का सामना? ये घटना के बाद ना हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। अब पहले 6 महीने हम दोनों ने बहुत तकलीफ़ में निकाले, और फिर हमारी सरकार ने हमारी अभी हमने जो प्रॉमिसेस किए थे वो पूरे किए, तो अभी तो ठीक है, हमारा चल जाएगा। पर वो जब सिचुएशन थी कि हम लोग जो मेंटल स्ट्रेस में थे, और वो घटना की वजह से हम लोग जो तकलीफ़ में थे, वो दुख हमारा कोई नहीं बांट सकता। मैं और मेरी बेटी इससे खुद ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगी कि ना, किसी के ऊपर ऐसी घटना, यानी किसी के ऊपर ये ऐसा घटना नहीं घटनी चाहिए, और उन्होंने पहले से ही इस सब का बंदोबस्त करना चाहिए कि ऐसी घटना ना घटे। सरकार में क्या करना चाहिए, क्या ऐसा घटना ना घटे, इसके लिए क्या लगता है? मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आर्मी फोर्स बढ़ाए, और जो उनके जो कंडीशंस है ना, जो मिलिट्री भर्ती करने के लिए इतना ज़्यादा हाइट, इतना ज़्यादा वो थोड़ा कम करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलिट्री में भर्ती हो सके, पुलिस में भर्ती हो सके, और फिर हमारे देश की रक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जवान हो। क्योंकि मैं ये बात क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब
हम लोग पहलगाम में गए थे, तो वो बैसरन वाली में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, एक भी अपना सिक्योरिटी का आदमी नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि अपनी इंडियन फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम कहाँ पे लगाए। तो मैं चाहती हूँ कि उन्होंने ये सारे जो इंडियन फोर्स के लिए जो अपना कंडीशंस रखे वो थोड़ा सा कम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस दे, ताकि अपनी इंडियन आर्मी भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ जाए और ये घटना कम हो जाएगी इसकी वजह से। घटना घटने के बाद में अपने रिश्तेदारों में साथ में कैसा सपोर्ट मिला, क्या इस बारे में हम लोगों को हमें यानी कि जब सरकार ने हमारे लिए जो अनाउंस किया था ना प्रॉमिसेस, तो उसके विरोध में बोलने वाले लोग भी हमको बहुत ज़्यादा मिले कि इनको क्या ज़रूरत है, इनका घर इतना बड़ा है, इनके पास ये है। पर उन लोगों को नहीं मालूम है कि मेरा ये घर करने के लिए मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मैंने बहुत कष्ट उठाया। और दूसरी बात तो ये है कि हमें सपोर्ट करने वाले जैसे खराब लोग जो हमें बोल रहे थे, वैसे हमें सपोर्ट करने वाले हमारे घर परिवार वाले, हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेंबर्स, उन्होंने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर बैठकर बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। 22 अप्रैल का दिन कभी नहीं भूलने वाला। आपके सर के 36 लोग और आपके 26 लोग, उनका भी ऐसा ही हुआ था। मैं ही नहीं, मेरे परिवार वाले, मेरी बेटी और वो जो 26 फैमिलीज़ हैं जिनके घर में से एक सदस्य उस घटना के लिए गया, वो 26 फैमिली भी ये घटना कभी भी नहीं भूल सकते। एक तो वो यानी कि अगर उनके दिमागी हालत ख़राब हो गई या फिर स्मृति भ्रंश हो गया तो ही वो ये भूल सकते, वरना तो मैं नहीं जानती। मैं मेरे मरते दम तक ये घटना मैं भूलूंगी नहीं और मैं भूलना भी नहीं चाहती। आज प्राइम मिनिस्टर मिलने की आपको ख्वाहिश है, आप मिलोगे तो उनको कहेंगे कि मिलिट्री भर्ती बढ़ना चाहिए, वहाँ का बंदोबस्त कैसा होना चाहिए, ऐसे घटना घटेंगे नहीं, इसके लिए कुछ? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हो वहाँ पर तो फिर ये घटनाएं कम घटेगी, क्योंकि अपनी इंडियन आर्मी अपनी एक ही जगह पर होती है, तो शायद उनके लिए वो आर्मी वाले कम पड़ते होंगे सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ सरकार से, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा आप उनके भर्ती के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने रूल्स रखे या फिर जो कोई कंडीशंस रखे वो थोड़ा कम कर दे, ताकि अपनी जो बेरोज़गार जो लोग हैं, इतने सारे जवान लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको ये जॉब मिल सके और अपने देश की रक्षा के लिए और ज़्यादा सुरक्षितता बढ़ सके। पहलगाम पहुंचना बहुत मुश्किल है, चढ़ाई भी बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद हम बहुत खुश थे, फ़ोटोज़ निकाल रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। और 1 घंटे के अंदर पता नहीं हमारी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि हमारी लाइफ पूरी 360 डिग्री घूम गई। एक 25 साल का लड़का आता है और आपको AK-47 दिखा के बोलता है कि आप बताओ आप हिंदू हो या मुसलमान, और अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो। हम कौन से धर्म में जन्म लेते हैं ये हम तय नहीं कर सकते, पर ये ज़बरदस्ती क्यों है कि आप कलमा पढ़ो या अज़ान पढ़ो? हम कभी ज़बरदस्ती करते हैं कि आप राम रक्षा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो? पर फिर भी ये हुआ और उन्होंने हमारे लोगों को गोलियां मारी और हमारे लोग उस जगह पे 1 सेकंड में नीचे गिर के मर गए। ये इंसिडेंट हम पता नहीं कितने करोड़ बार इस 1 साल में जिए हैं, अभी भी जी रहे हैं। 1 साल में मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत चेंजेस हुए, पर हमारे लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ है। हम आज भी उसी दुख को लेके जी रहे हैं साथ में। आपके पापा की इच्छा थी आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनो, आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिला, उसको कैसे? मेरे पापा की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं, पर वो मुझे हमेशा ये कहते थे कि मैं तुम्हें एक ऐसी पोस्ट पे देखना चाहता हूँ कि जहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें लोग सर उठा के देखें और तुम ऐसी जगह पे जाके बैठो जहाँ से तुम लोगों की मदद कर सको और लोगों को ऐसा लगे कि ये ऐसा इंसान है जिससे हम मदद मांग सकते हैं। तो उनका यही था कि तुम ऐसे जगह पे काम करो, ऐसी पोस्ट पे काम करो जहाँ से लोग तुम्हें दुआ देंगे। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ऑपरेशन महादेव हो गया, उसमें बहुत से संतुष्ट? ऑपरेशन सिंदूर इसलिए हुआ क्योंकि जो औरतों का सिंदूर उजाड़ा गया था, वो औरतें जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी श्रीनगर आए थे
तो उनको बता रहे थे कि हमारे हस्बैंड्स को हमारी आंखों के सामने मारा है, इसीलिए उसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दे के जहाँ पे ये दहशत वादी क्रिएट होते हैं, ये टेररिस्ट क्रिएट होते हैं, ऐसी जगहों पे उन्होंने हमला किया और उनको ये संदेश दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आपके घर में घुस के आपको मारेंगे। ऑपरेशन महादेव में उन्होंने उन 4 आतंकवादियों को, 3 आतंकवादियों को एक्चुअली, चार को नहीं मारा, 3 को मारा, तो 3 आतंकवादी जो उस दिन उस हमले के टाइम मौजूद थे वहाँ पे, उनको मार दिया, जिससे हमें संतुष्ट लगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हम उतना संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वो टेररिस्ट तभी भी घूम रहे थे, बट उसके बाद हमारी आर्मी ने उनको भगा के ऐसी जगह पे मारा है जहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल होता है। इस चीज़ से संतुष्ट है, लेकिन हम इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है कि शायद ये पहला अटैक नहीं था और ये शायद आखिरी भी नहीं हो। पर जिस दिन हमारा देश एक ऐसा देश होगा जिसको हम एक्चुअली स्वतंत्र बोल सकते हैं, कि जहाँ पे कोई टेररिज्म नहीं हो रहा है, टेररिस्ट की वजह से कोई नहीं मर रहा है, तो उसी दिन मुझे लगता है कि हमें एक्चुअली न्याय मिलेगा। आपके पापा की ऐसी कौन सी बातें वो आपको हर वक्त याद आती है और आप बहुत याद आती है? उनका नेचर ही ऐसा था कि कोई भी तकलीफ हो या कोई भी कठिनाई उनके लाइफ में हो, वो हमेशा हंसते थे, वो हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते थे। वो बीमार भी होना तो भी काम करते थे। कभी ऐसा उनका मैंने नहीं देखा कि वो कभी अपना मुंह लटका के बैठे कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, ये है, वो है। हमेशा एक स्पोर्टिंगली जो नेचर होता है वैसा उनका था। और हर चीज़ से कुछ ना कुछ सिखाना बिना बताए, ये उनका नेचर था। तो मैं अपने लाइफ का रोज़ का जो रूटीन था हमारा, हंसना, बातें करना, गाना सुनना, गाना गाना। मेरे पापा बहुत अच्छे सिंगर थे, उनका वॉइस बहुत मेलोडियस था। हमारे लाइफ का वो जो हैप्पीनेस था वो पूरा उनके साथ ही चला गया। वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि हर चीज़ में गाइड करना, हर चीज़ में कुछ अच्छा पॉजिटिव, भले ही चीज़ कितनी नेगेटिव हो बट उसमें से क्या पॉजिटिव है, ये जो उनका बताने का स्टाइल था वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आपके पापा का क्या सपना था वो आपको पूरा करना है? मेरे पापा का सपना वो खुद ही पूरा कर चुके हैं। मेरे पापा का सपना था कि अगर उनको कभी कुछ डिसीज़ हो जाता है तो वो हमें बोलते थे कि मुझे मेरा इलाज वगैरह मत करो, तुम इंडियन आर्मी से या फिर हमारी गवर्नमेंट से कांटेक्ट करो, उनको बोलो मुझे सुसाइड बॉम्बर की तरह यूज़ करे ताकि मैं इन टेररिस्ट को मार सकूं। तो पता नहीं था कि उनका ये सपना इतना ज़्यादा उनके दिल में था कि वो एक्चुअल में हो गया, कि उनकी मौत के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन महादेव हुआ, जिसमें कई टेररिस्ट मर गए। पर ये मैं कहूँगी कि उनका ये सपना भी मैं पूरा करूँगी कि इंसान भले कितना छोटा हो पर उसका जो काम है ना उससे वो जाना जाए। तो मैं यही करूँगी कि मेरे काम से लोग मुझे जाने, जैसे मेरे पापा को आज पूरा मतलब हिस्ट्री में नाम करके गए, अपना पूरा इतिहास में नाम लिख के गए, तो मैं वैसा ही कुछ करना चाहूँगी अपनी लाइफ में। केंद्र सरकार से क्या मांग है कि उनको क्या संदेश देना चाहिए? केंद्र सरकार से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं एक बार अपने पीएम से मिलना चाहती हूँ। मैं और मेरी माँ उनसे मिलना चाहते हैं, उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि इस 1 साल में एक्चुअली हमने क्या जिया है। तो जैसे हम लोग जी रहे हैं वैसे बाकी परिवार भी जी रहे होंगे। वो जवानों के परिवार जो इस देश के लिए खड़े होते हैं, उनकी फैमिलीज़ को मदद करने में आप कभी कुछ कम से कम टाइम लगा के उनकी मदद करो। और उनके जैसे हमने पूरे 1 साल में जो कठिनाइयाँ फेस की वो मेरे जॉब से रिलेटेड हो, तो वैसी कठिनाइयाँ उनके परिवारों को ना फेस करने पड़े, यही मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ। 1 साल में कितनी मुश्किलों को आपको सामना करना? मुश्किलें हर रोज़ आती है, कई सारी आती है। मेरे पापा हमारा पूरा घर चलाते थे, तो मुझे कभी किसी फाइनेंशियल चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर छोटी से छोटी चीज़ होती है कि हमें घर में कुछ राशन लेके आना है, तो भी मैंने कभी वो किया नहीं था। और पापा के जाने के बाद से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई, मम्मी को संभालना, घर को पूरा देखना, सब चीज़ें। मुझे लगता है कि बेटियों के लिए पापा मतलब जो बोलते हैं ना पापा की परी होती है, तो मैं वैसी ही थी। मतलब उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत स्ट्रांग बनाया है, पर कभी मुझ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो 1 साल में पिछले 1 साल में मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज किया है। मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गई हूँ। मैं हर चीज़ को हर एंगल से देखना मैंने शुरू कर दिया है। मैंने अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज किया है। मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेना स्टार्ट किया है अपनी लाइफ में। हर चीज़ को, जिस चीज़ को चालू करो उसको ख़त्म करना ही मैंने सीखा है पिछले 1 साल में। मेरा नाम प्रियदर्शनी आचार्य। तो मैं
मेरे हस्बैंड का नाम लेट प्रशांत कुमार सतपथी है। वो जो पहलगाम अटैक हुआ था 22/4/2025 को, वो वहाँ पर आतंकवादी के द्वारा निधन हुए थे। तो अभी 1 साल होने वाला है, तो 1 साल में आपका जिंदगी अभी कैसी दिख रही 1 साल होने वाला है, जिंदगी मतलब चल रही है, कट रही है, जो बोलते हैं वो ही चल रही है। क्योंकि 1 साल कैसे निकल गया पता नहीं चला। एक भी दिन नहीं ऐसा नहीं गया कि जिस दिन की उनकी याद नहीं आया। पर अभी वो थे जब उस टाइम पर लाइफ दूसरा था, अभी पूरा अलग है। सबका नज़रिया भी चेंज हो गया है, और जो मेरी खुद की भी जो लाइफ है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। उस टाइम पर जो मेरी ख्वाहिश थी, अभी वो मेरी डिमांड बन गई। मतलब जैसे कि मेरी जॉब उस टाइम पर मैं जो की थी, एक टेम्पररी जॉब में हूँ मैं, वो अभी खुद को जीने के लिए ज़रूरत सी बन गई है। वही टेम्पररी जॉब में मैं मतलब घर को संभाल रही हूँ। ऐसे ही चल रहा है। है? आपका दिल तो लगता है उनका पढ़ाई वगैरह ये सब उसी से वो जो अभी जिस जॉब में हूँ टेम्पररी में, उसी में चल रही है। क्योंकि उस टाइम पर गवर्नमेंट जो आए थे बोले थे कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगा, मेरे बच्चे का जो पढ़ाई का खर्चा वो उठाएंगे, और आर्थिक सहायता जो है वो दिए हैं, मिलेगा, वो मिल गया है। पर अभी तक जो सरकारी नौकरी बोले थे अभी तक नहीं मिला है। पर दूसरे स्टेट में वो मिल गया है, सेम इंसिडेंट में वो मिल गया है, और उनके जो क्वालिफिकेशन वाइज ही मिला है। मैं वही बोलती हूँ, जो प्रतिश्रुति वो दिए हैं गवर्नमेंट ने, वो उनका जो प्रतिश्रुति है वो जल्दी जल्दी पूरा करे। क्योंकि 1 साल हो गया है। क्योंकि ये जो केस हुआ था वो इंटरनेशनल न्यूज़ था, और सारे देश मतलब उस टाइम पर जितना भी स्टेप उठाया गया था भी बहुत अच्छा स्टेप था। उस टाइम पर गवर्नमेंट जो बोले हैं वही सब फुलफिल करेंगे तो अच्छा होगा। अभी आप क्या सोचते हैं? अभी तो मेन मोटो यही है कि मुझे अच्छा एक मेरी क्वालिफिकेशन वाइज एक गवर्नमेंट जॉब जो बोले हैं वो मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं थोड़ा स्टेबल बन जाऊं, और जो बच्चे का पढ़ाई है वो तो अभी चल रहा है, वो भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि खुद स्टेबल हो जाऊंगी तो उसके तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा दे पाऊंगी। पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो बहुत थरारक था, बहुत डेंजरस था। उसको तो हम अभी मैं तो बोलती हूँ कि मैं मरते दम तक वो नहीं भूल पाऊंगी। बहुत डेंजर था वो सब कुछ। आपके पति जो है कौस्तुभ गंगोटे, इनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदला है? उनके जाने के बाद बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ मैं उस टाइम उनके साथ जो फ्रेश रहती थी वैसा हो नहीं रहा है। मैं हमेशा दुख में ही बुड़ी रहती हूँ। उनकी यादों को मैं भूला नहीं पा रही हूँ। क्योंकि सुबह से लेके शाम तक अगर शाम को भी खाना कुछ बनाने का रहेगा तो उनको पूछ के ही मैं बनाती थी कि आज हर रोज़ शाम को भी मेरा फ़ोन रहता था। दिन में 3-4 बार हम फ़ोन करते थे, और क्या खाना बनाओ ये पूछ के फिर बनाती थी। तो वैसे उनको कैसे भूल पाऊँगी, मैं नहीं भूल पाती। अभी 1 साल के बाद जो इस 1 साल के दौरान पीएम मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव किया, इससे आपका थोड़ा बहुत तो दुख जो है हल्का हुआ? हाँ, मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव जो किया है उससे हमारा दुख थोड़ा तो हल्का हुआ है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लगता कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने हमको हमारे पति को मारा तो हम उनको मारेंगे, उससे थोड़ी ना अपना कुछ हल्का हो जाएगा दुख। अपने पति थोड़ी ना वापस आएंगे। तो मैं तो कहती हूँ उनको समझाओ, और कुछ भी करो, उन लोगों की तरफ ये मैसेज डालो कि आपका लड़ा सरकार से साथ है तो आप सरकार के साथ बातें करो, आप सरकार के साथ लड़ो। सर्वसामान्य लोगों को मार के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। उल्टा हम आपके लोग मारेंगे, आप हमारे लोग मारेंगे, तरीका ऐसे ही चालू रहेगा। इससे अच्छा कि आप ये स्टॉप करो। और दूसरा ऐसा कि सरकार ने स्कूल में पढ़ाई
के साथ साथ ये भी सिखाना चाहिए कि सामने अगर ऐसा अटैक हुआ, ऐसा कुछ अतिरेकी अपने सामने आ गया तो उसके साथ कैसे बिहेव करने का, तुरंत कैसे उसके ऊपर अटैक करने का, न डरते हुए, ये सिखाना जरूरी है। अभी जो 1 साल बीता है, 22 अप्रैल आपकी ज़िंदगी का सबसे दुखद दिन था, लेकिन 1 साल के बाद आज आपने जो बेटे और बहू के साथ जो बिजनेस आपने संभाला है, उसके बारे में थोड़ा ही। उसके जब ऐसा हुआ था तो उसके पहले 1 साल पहले से ही मेरे पति मेरे बेटे के पीछे लगे थे कि तू सब कुछ सीख ले इस धंधे का, या कुछ मार्केट में से कुछ लाने का वगैरह वगैरह सीख ले। अगर मैं मर जाऊंगा अचानक तो तेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ेगा, खुद टूट पड़ेगा, तो सीख ले पूरा, ऐसे बोलते थे। और मेरी बहू को तो उन्होंने सब कुछ सिखाया था, खरीदी करने का, कैसा करने का, क्या करने का, वो सिखा दिए थे। तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत अड़चनी तो नहीं आई, क्योंकि हमारा राजू जो है बहुत पुराना आदमी है, वो काम करता है हमारे कारखाने में, तो उसने सब संभाला खरीदी करने का, तो वही करता था, उसके ही ऊपर जिम्मेदारी थी पूरी। तो वैसे ज़्यादा तो कुछ अड़चन नहीं आई, लेकिन बाकी लोगों ने भी हमें साथ दिया है जाने अनजाने में, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनका कोई अधूरा सपना है जो वो बार बार हमेशा कहते थे, लेकिन अभी उसको पूरा करने के लिए आप आपके बेटे और बहू के साथ हाँ, मेरे पति का एक सपना था कि मेरा कारखाना बड़ा होना चाहिए, मेरा माल सब जो है प्रोडक्ट वो प्रदेश में जाना चाहिए। तो मेरा बच्चा मेरा कुणाल बोलता है कि हमेशा यही बोलता है कि पापा की जी इच्छा है कारखाना बड़ा करने का, सपना था उनका, तो वो मैं पूरा करूँगा। हम जगह देखेंगे, उनका चालू है सासवड़ में जगह वगैरह देखता रहता है वो बहुत सारे लोगों को उसने बता के रखा है कि अगर कुछ जगह रहेगी तो हमें बता दो, मैं लूँगा और मेरे पापा का सपना पूरा करूँगा। कुणाल के बेटे के बारे में भी हमेशा कौस्तुभ जी बोलते थे, तो उनका क्या सपना था? कुणाल के बेटे के बारे में भी वो बोलते थे, उनका नातू हुआ तो वो बहुत बहुत खुश थे, उसका नामकरण बड़ा करने वाले थे वो, लेकिन वो सपना तो सपना ही रह गया उनका, बीच में ही उनको जाना पड़ा। तो वो बोलते थे कि मेरा नातू जो आएगा तो वो मेरा सपना पूरा करेगा, वो कारखाना बड़ा डालेगा, वो मेरा माल जो है वो परदेश भेजेगा और मैं उसको सब कुछ सिखाऊंगा जो मुझे सिखाने का है वो, और वो सीख भी जाएगा जल्दी, ऐसा उनका सपना था। और हम भी उनका सपना वो पूरा करेंगे। मेरे नातू को हम कारखाने का सब सिखा देंगे। मेरे कामगार लोग भी बहुत अच्छे हैं, वो भी उनको हमें साथ देते हैं उस बारे में। उनसे ऐसी बातें हर वक्त आपको याद आती है और आप भावुक हो गए? उनकी बातें तो बहुत सारे बातें रहती है जो अभी सडनली आप पूछेंगे तो मुझे याद नहीं आएगा, क्योंकि हाँ यादें बहुत सारी हैं।